एसआरजे हिंदी एकेडमी आप सबों का स्वागत करता है। अलंकारों की श्रृंखला में मैं डॉक्टर सरोज कुमारी सिन्हा लेकर आई हूँ आज अंतर किन किन अलंकारों में उसे आप इस वीडियो में देखिएगा, तो शुरू से अंत तक बने रहिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ग्रामर के लिंक डाले गए हैं, वहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। परीक्षाएं नज़दीक हैं, परीक्षाएं चल भी रही हैं। 10th और 12th की परीक्षा चल रही है, जहां 10th की वार्षिक परीक्षा अलंकार काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अंतर दिए जा रहे हैं और अंतर से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा यमक है, कौन सा श्लेष है, कौन सा पुनरुक्ति प्रकाश है। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि उन्होंने वीडियो देख करके CTET में 100% सफलता प्राप्त की है। मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। नए सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि कृपया अपने साथ कलम कॉपी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उदाहरण जब आप नोट कर लेते हैं तो वो आपके हाथ से लिखी गई बात वो आपकी अपनी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ। क्या यमक और श्लेष में अंतर, इन सारे अलंकारों में अंतर है। यमक और श्लेष, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा एवं रूपक, रूपक और उत्प्रेक्षा। डिफ्रेंशिएट रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष। तो पहले आरंभ करती हूं मैं यमक और श्लेष। यमक का अर्थ और ट्विन होता है, मैंने बताया होगा। यमक यानी अफेलो और ट्विन, इंग्लिश में इसका शाब्दिक अर्थ है। तो यमक अलंकार क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी यमक और श्लेष। यमक और श्लेष अलंकार में क्या अंतर है। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होते हैं तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, भिन्न होगा। किंतु श्लेष में क्या होगा, शब्द एक बार ही प्रयुक्त होगा, किंतु उसके अर्थ दो या दो से अधिक होंगे। स्पष्ट है? इसे आप नोट कर सकते हैं कि यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है। इसमें एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है। उदाहरण से आप स्पष्ट करेंगे। एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है, लेकिन श्लेष में क्या होता है, शब्द एक बार ही प्रयुक्त होंगे, किंतु उनके अर्थ दो या दो से अधिक होंगे। शब्द एक बार होगा, प्रयुक्त होंगे, पर अर्थ एक से भिन्न होंगे। स्पष्ट है आपको? अब उदाहरण देखिएगा। मैं अगर कहती हूं उदाहरण, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय और वाखाए बौरात जग या पाए बौराए। तो यहाँ कनक कनक ते सौगुनी, क्या मैं उदाहरण लिख दूं यमक के लिए? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वाखाए बौरात नर वा पाए बौराए। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वाप खाए बौरात जग वा खाए बौरात जग वा पाए बौराए। तो यहाँ इस दोहे में क्या बात कही गई है? यह दोहा जो है बिहारी की लिखी हुई या बिहारी सतसई से है। तो कनक अर्थात सोना जो है, यहाँ दो बार कनक कनक का प्रयोग हुआ है। इस कनक कनक को, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है, इसका अर्थ है धतूरा। तो इन दोनों कनक कनक में अर्थ क्या निकल रहा है इस दोहे में, कि सोने से यानी धन का नशा जो है, सोना पाने, जो ये सोने की ज्वेलरी पहनी जाती है, सोने का गहना जो पहना जाता है, वो एक प्रकार का धन है। तो सोना अर्थात धन का नशा, धतूरा अर्थात नशीली वस्तु से 100 गुना अधिक नशा होता है। धन का नशा जो है वह नशीली वस्तु से 100 गुना अधिक होता है, क्योंकि नशीली वस्तु को खाने से भी नशा होता है, जबकि बहुत अधिक आपको धन हो जाए, बहुत अधिक आपको सोना प्राप्त हो जाएगा,
तो भी घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। यही ये बात कही। तो 2 बार कनक कनक शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ था, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो गया। एक बार सोना, दूसरी बार धतूरा, 2 बार इसका अर्थ हुआ। तो ये हो गया यमक अलंकार। और श्लेष अलंकार क्या है? एक रहीम की पंक्ति है कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहां पानी का अर्थ रहीम जी ने बताया है। पानी का अर्थ में क्या है? एक पानी, जो कोई भी मोती अगर खरीदते हैं तो उसमें चमक, अगर चमक नहीं है उस मोती में, तो मोती क्या है? वो किसी काम का नहीं, उसका कोई मोल नहीं है। तो एक पानी से अर्थ है चमक, अब दूसरे पानी से अर्थ है उसका क्या? जल। अगर इन दोनों का आप अर्थ निकालेंगे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जिस प्रकार मोती में अगर चमक नहीं हो तो वो मोती का किसी काम का नहीं होगा, उसका कोई मोल नहीं है। उसी प्रकार अगर चूना है, चूना क्या होता है? लाइन जो पत्थर से होता है, तो वो चूना में अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो वो चूना किसी काम का होगा? उसका कोई मोल है? नहीं है मोल। तो यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक, और मानुष के संदर्भ में सम्मान, तथा चून के संदर्भ में जल है। मैंने कहा ये इसका क्या अर्थ है? पानी शब्द का चमक, ये चून, तो ये तीनों चीज इसमें दिखाया गया। अगर मानुष के पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, तो मन कह रहे हैं रहीम जी की मनुष्य को पानी का इज्जत, पानी इज्जत को भी कहते हैं, लाज को भी, लज्जा को भी कहते हैं। तो पानी शब्द में कैसे चिपका हुआ है? श्लेष यानी श्लिष्ट, चिपका हुआ। तो चमक के बिना जैसे मोती का कोई भाव नहीं है, मोल नहीं है, चूना का कोई मोल नहीं है जल के बिना, और मनुष्य के संदर्भ में अगर कहेंगे तो सम्मान, अगर किसी भी व्यक्ति को सम्मान नहीं है तो वो उसका पानी व्यर्थ है, उसका इज्जत व्यर्थ है, उसकी लज्जा। तो यहां पानी शब्द में श्लेष अलंकार, यही अर्थ दोनों में अंतर है, यमक और श्लेष। स्पष्ट है? क्या कहते हैं इस पंक्ति में? रहीम जी यही कहते हैं ना कि इस संसार में सभी को अपना पानी बचाकर रखना चाहिए, इज्जत बचाकर रखना चाहिए, इसके बिना किसी का उबार नहीं हो सकता है। जिस प्रकार मोती में अगर चमक नहीं है तो उसका कोई मोल नहीं है, छूने में अगर पानी हम नहीं डालते हैं उसका कोई मोल नहीं है। ये एक ही पानी में कई अर्थ चिपके हुए हैं, ये हो गया श्लेष अलंकार। ठीक है, अब आती हूं मैं अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। तो अनुप्रास आप सभी जान चुके हैं। अनुप्रास अलंकार वैसे अलंकार होते हैं जहां अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, यहां आप देखेंगे एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण, अक्षर, एक ही वर्ण की आवृत्ति। और पुनरुक्ति प्रकाश में क्या है कि यहां शब्दों की आवृत्ति होगी, शब्दों की आवृत्ति, यहां वर्ण की आवृत्ति, यहां शब्दों की आवृत्ति होगी। ठीक है, दोनों ही शब्दालंकार के भेद हैं। यह तो जानते हैं कि ये दोनों जो है अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, ये शब्दालंकार के भेद हैं। फिर भी इसमें थोड़ा अंतर क्या है कि इसमें वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास में होगी और पुनरुक्ति प्रकाश में होगी किसकी? शब्दों की आवृत्ति होगी। उदाहरण ले सकते हैं, पात भरी सबरी सकल सुत बारे बारे। अनुप्रास और उसमें दोनों में देखेंगे कि पात भरी सबरी बारी बारी। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको कि बार बार सच वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो स वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। पात भरी सहरी, पात भरी सहरी, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। दूसरी पंक्ति सकल सुत
बारे बारे। तो यहां आप देख रहे हैं सवर्ण की आवृत्ति हुई है। सवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ स ये अनुप्रास हो गया, अनुप्रास, ये भी अनुप्रास और ये भी अनुप्रास। लेकिन बारे बारे जो है यह शब्द हो गए तो यह हो गया पुनरुक्ति प्रकाश। स्पष्ट है? ये है अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश में। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होगी, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होगा, शब्द जो हैं वो रिपीट किए जाएंगे, वो दोहराए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आती हूं उपमा और रूपक। ये नंबर 2 हो गया और तीसरा है उपमा प्लस रूपक। उपमा समान, किसी के समान। उपमा समान, क्या चीज समान? उपमेय उपमान आप पढ़ चुके हैं कि उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमा में क्या है? उपमा में उपमेय तथा उपमान में समानता दिखाई जाती है। इसमें उपमेय प्लस उपमान में समानता। रूपक होगा रूपक में। ठीक है, लेकिन रूपक में क्या है? उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है। रूपक में उपमेय प्लस उपमान को एक रूप मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें ये दोनों मिलकर के रूपक बनाएंगे, एक रूप मान लिया जाता है। उदाहरण से स्पष्ट होगा आपको। जैसे उपमा में 2 वस्तु या व्यक्ति की समानता दिखाई गई, या रूपक में 2 वस्तुओं या व्यक्तियों को एक रूप दिखाया गया। स्पष्ट है? क्या है? उपमा में 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की समानता दिखाई गई कि उससे बढ़ करके उससे अच्छा है, जबकि उपमेय और उपमान जो है वह एक रूप में दिखाई देता है, जिसमें रूपक है, रूप का। ठीक है, जैसे मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, तो मुख चंद्रमा है, उदाहरण देती हूं मैं। मुख अगर चंद्रमा है तो इसमें क्या है? उपमेय उपमान। मुख चंद्रमा है में मुख उपमेय हुआ और चंद्रमा एक समान चंद्रमा है, उपमेय उपमान एक समान है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? या रूपक का हो गया। मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। उपमेय और उपमान दोनों एक समान है। और अगर मैं कहूं मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये तो आपने जाना कि ये रूपक है। अगर मैं कहूं मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अब यहां मैं अलग अलग करके बता देती हूं कि मुख चंद्रमा समान सुंदर, ये क्या क्या है? मुख उपमेय और चंद्रमा उपमेय, ये उपमान। और इसमें क्या है? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख और चंद्रमा में समानता बताई गई है, इसलिए ये क्या है? मुख और चंद्रमा की समानता बताई है, इसलिए मुख जो है चंद्रमा से उपमा दी गई है उसकी, इसलिए वह क्या हो गया कि वह उपमा अलंकार होगा। जैसे किरण की लालिमा लाल मदिरा में। दूसरा उदाहरण लीजिए, किरण की लालिमा लाल मदिरा में। जैसे सूरज की किरण है ना, लाल मदिरा में वो उस तरह से दिखाई दे रही है। तो उपमेय उपमान में जब समानता हो, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यह हो गया उपमा अलंकार। और मुख चंद्रमा है, जहां उपमेय और उपमान एक समान लग रहा है, मुख जो है वो चंद्रमा है तो के समान नहीं, चंद्रमा है, तो वह हो गया रूपक। स्पष्ट है? इन दोनों में, उपमा और रूपक में आप समझ गए कि उपमेय और उपमान में समानता होगी, जो यहां आपने देखा। और मुख चंद्रमा है, रूपक। मुख चंद्रमा है या रूपक। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यह भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब आएंगे रूपक और उत्प्रेक्षा, अंतिम। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर है? रूपक रूप का, जहां आपने पढ़ा है उपमेय और उपमान। रूपक में क्या आपने पढ़ा है कि उपमेय और उपमान। रूपक में 2 वस्तुओं या व्यक्तियों को एक रूप,
चौथा आप पढ़ेंगे रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर। अभी आपने पढ़ा तुरंत कि उपमा में दो वस्तुओं या व्यक्तियों की समानता दिखाई जाती है, लेकिन रूपक में क्या दिखाई देता है कि रूपक में दो वस्तुओं या व्यक्तियों को एक रूप में दिखाई दिया। जैसे मैंने कहा था आपको, मुख चंद्रमा है, दो मुख और चंद्रमा दोनों एक समान दिखाई दे रहे हैं कि उसका मुख जो है चंद्रमा है, ठीक है। तो अब रूपक और उत्प्रेक्षा में आएंगे तो उपमा में उपमेय और उपमान की समानता दिखाई देती है, जबकि उत्प्रेक्षा में क्या होता है, रूपक और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसमें मैंने क्या बताया अभी कि उपमेय और उपमान में समानता, अभी तुरंत बताया मैंने, उपमेय प्लस उपमान में समानता। और यहाँ एक कल्पना, इमेजिनेशन है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई देती है, उपमेय में उपमान की संभावना, कल्पना दिखाई दे रही है यहां पर। तो उस तरह हम समझेंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक में दो वस्तुओं या व्यक्तियों का एक रूप होता है, जबकि उत्प्रेक्षा में दूसरी वस्तु को केवल संभावना अथवा कल्पना मात्र की जाती है। कल्पना मात्र से ही हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, उदाहरण लीजिए। तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो वहां हरि के चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरिराई, यहां क्या आप देख रहे हैं इस पंक्ति में कि हरि के चरणों, चरण जो है हरि के चरण उपमेय पर कमल, यह उपमेय है, हरिराई चरण पर उपमान क्या है, पर उपमान किससे उपमा दी जा रही है, कमल, कमल उपमान का आरोप है। तो यह क्या हो गया, यह आप आराम से समझ गए कि यह जो है हमारा कौन सा अलंकार है, यह हमारा रूपक अलंकार है, ठीक है। और उत्प्रेक्षा में क्या है कि हरिमुख मानो मधुरमयंक, इसका उदाहरण देखिए उत्प्रेक्षा का, यही दे देती हूं, हरिमुख मानो मधुरमयंक, हरिमुख मानो मधुरमयंक। यहां कल्पना की गई है, मानो ऐसा लग रहा है कि मुख मानो चंद्रमा है, तो मुख उपमेय और मानो, मुख ये हो गया उपमेय और मानो जो है यह उपमान हो गया। यहां कल्पना लग रहा है, उपमेय मुख में, उपमान मानो की कल्पना की गई है, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्पष्ट है। तो आपने देखा कि यमक और श्लेष में किस प्रकार आसानी से अंतर कर सकते हैं कि एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है, बार बार उसका अर्थ भिन्न होता है, तो हम क्या देखेंगे, अगर एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है तो यमक, और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है तो उसमें श्लेष, शब्दों में अलग अलग अर्थ निकले। और अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होगी, पुनरुक्ति प्रकाश में शब्दों की आवृत्ति होगी। उपमा में क्या है, उपमा में उपमेय तथा उपमान में समानता, और रूपक में उपमेय तथा उपमान को एक रूप मान लिया जाता है। रूपक और उत्प्रेक्षा, उपमा में उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है रूपक में, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई दी जाती है। इतना तो याद कर लीजिएगा, आसानी से कोई भी उदाहरण आए, कोई भी पंक्ति आए, जितने उदाहरण मैंने दिए हैं ये सारे परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो वहां आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो दिया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन मेन वीडियो में लग रहा हो तो इसको भी देख करके आप आसानी से कोरिलेट करके आप दिमाग में सेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबको मैं फिर से बधाई देती हूँ कि आप परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।